हेलो एवरीवन। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए इंटर पेपर नंबर 7 जो कि आपका है डायरेक्ट टैक्स। बहुत से लोग इसे इनकम टैक्स के नाम से भी जानते हैं, बट इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट होता है बेटा। ओके, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इनकम टैक्स क्या है? क्या इनकम टैक्स अभी आया है, इंडिपेंडेंस के बाद आया है, या फिर पहले भी था? अगर आप गौर करेंगे तो इनकम टैक्स कोई आज से नहीं आया बेटा, ये काफी लंबे टाइम से चल रहा है। जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब भी इनकम टैक्स लगा करता था। मतलब इसका सीधा सिंपल अगर हम बात करें तो वही, अगर राजा है या गवर्नमेंट है, वो अपनी पब्लिक के लिए, अपनी प्रजा के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें फंड की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो फंड आएगा कहाँ से? पब्लिक से ही आएगा। तो क्या किया जाता है कि जिनके पास पैसा ज्यादा है, जिनकी इनकम ज्यादा है, उनसे कुछ टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और जिनकी इनकम कम है उनके लिए कुछ काम किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाए गए हैं जिसमें फ्री इलाज होता है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए हैं जिनमें नॉमिनल फीस होती है, ठीक है। या फिर आपको जो रोड्स बना के दी जाती है, आपको पार्क बना के दी जाती है, ये सारे काम गवर्नमेंट करती है। पर बात ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से इस चीज के लिए? तो उनमें जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है किसका? गवर्नमेंट का। वो क्या है? वो टैक्सेशन है, ठीक है। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ी रेवेन्यू होती है बेटा, वो टैक्स से होती है, ठीक है। तो अब ये टैक्स कैसे काम करता है, कैसे अप्लीकेबल होता है, किस पे अप्लीकेबल होता है, ये सारी बातें हमें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि अपन इसको बैकग्राउंड से लेके चले, ये मानते हुए कि अभी तक आपको टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए देखिए, मुझे एक बात बताएं सबसे पहले, क्या हमारे इंडिया में सबसे ऊपर जो अथॉरिटी है वो है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? यस। हमारी जो गवर्नमेंट चलती है वो कैसे चलती है बेटा? क्या वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है? हम कहेंगे यस, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए चलती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को कहा, आप ये मान लीजिए, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि भाई आपको क्या करना है, आपको पब्लिक वेलफेयर करना है और पब्लिक के लिए कुछ काम करने हैं, ठीक है। हमने कहा साहब क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। तो आपको कहा गया एज ए गवर्नमेंट कि आपको पब्लिक के लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जैसे जैसे भाई उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाइए, आप उनको मेडिकल फैसिलिटी दीजिए, ठीक है। उनको राशन दीजिए, सस्ता राशन दीजिए, एटसेट्रा। ऐसे कुछ काम आप गवर्नमेंट बन के किसके लिए कीजिए? पब्लिक के लिए कीजिए। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है। जैसे कि आपको रोड बनानी है, आपको पार्क्स बनाने हैं, और भी आपको बहुत सारे काम करने हैं। गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये सारे काम करने को तैयार हैं। पर ये काम होगा कैसे? इस काम के लिए हमें फंड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पैसे बिना तो कोई काम नहीं होता ना। तो हम ये सारे काम करने को रेडी हैं, पर आप हमें ये बताइए कि ये काम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वी नीड मनी, वी नीड फंडिंग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा बात तो ठीक है आपकी कि आपको इस चीज के लिए क्या चाहिए होगा? फंड रिक्वायर्ड होगा। तो चलिए हम आपको राइट देते हैं। किस चीज का राइट देते हैं हम आपको? हम आपको ये राइट देते हैं कि आप पब्लिक से पैसा ले सकते हैं एज ए टैक्स,
टैक्स के रूप में आप पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके कुछ और भी सोर्स ऑफ इनकम होंगे जिसको हम बोल देते हैं अदर सोर्स। अदर सोर्स मतलब कि आप बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कई तरीके के बिजनेस करती है, ठीक है। LIC है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, BSNL है। जैसे BSNL को चलो अभी घाटे में चल रहा है, वो एक अलग घाटा नुकसान अलग बात है, घाटा है, फायदा है, नुकसान है, वो सब एक अलग चीज है, पर गवर्नमेंट बिजनेस करती है। लीजिंग करती है गवर्नमेंट, सही है, किराए पे देती है चीजें, यस, लीज पे देती है, यस, अलोकेशन करती है। आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल पंप्स है या फिर जो माइंस है, उन सब का अलोकेशन गवर्नमेंट करती है, वहां से भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू होती है। बट जो गवर्नमेंट की सबसे मेन रेवेन्यू है वो किससे है? टैक्स से है, ठीक है। टैक्स का मतलब क्या? टैक्स का मतलब ये कि आप इंडिया के पर्सन हैं और आप इंडिया में सारी अम्यूनिटीज का फायदा ले रहे हैं, तो आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा गवर्नमेंट को आउट ऑफ योर इनकम। आपने जो कमाया है उसमें से आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब बात आई कि सर इंडिया में टैक्सेशन कैसा बनाया गया है, कितने तरीके के टैक्स है इंडिया में। तो इंडिया में 2 तरीके के टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। जिसमें पहला हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है, और दूसरा हम बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है। 2 टैक्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या आई? 2 टैक्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत बेटा इसलिए आई कि डायरेक्ट टैक्स जो है उसकी जो पहुंच है वो बहुत कम लोगों तक है। वो सिर्फ उन लोगों तक है जो एक लिमिट से ज्यादा अर्न करते हैं, ठीक है। मतलब कि डायरेक्ट टैक्स में वो लोग कवर होंगे जो कुछ काम करते हैं, जो इनकम कमाते हैं, जो एक लेवल से ज्यादा इनकम कमाते हैं, ठीक है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में हर एक इंसान कवर हो जाएगा, इवन कि जहां तक अगर वो कुछ कमाता भी नहीं है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, अगर मैं कुछ कमाता ही नहीं हूं तो मुझसे टैक्स क्यों लिया जा रहा है या कैसे लिया जा रहा है? देखिए, आप, हो सकता है आपका अर्निंग कुछ भी हो, आप कुछ ना कुछ चीज यूज करते हैं डेली में, ठीक है। आप ब्रश यूज करते हैं, आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, आप पानी की बोतल खरीदते हैं, ठीक है, या फिर आप खाना खरीदते हैं कहीं से। ये सारी चीजों में कुछ ना कुछ आप जो परचेज कर रहे हैं आउट ऑफ मार्केट, उनमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो कि आपको पता भी नहीं है और आपकी जेब से निकल के गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है, ठीक है। अभी जिसको हम बोलते हैं GST। सपोज आपने एक पेन परचेज किया, पेन की जो MRP लिखी होती है उसके नीचे लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब उसमें GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। आप खाने का पैकेट खरीदते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स जुड़ा हुआ रहता है। तो आप कुछ भी परचेज करें, सुबह से शाम तक आप कई चीजें कंज्यूम करते हैं, आप बस में सफर करते हैं, आप ऑटो रिक्शा लेते हैं, आप मोटर बाइक लेते हैं, आप पेट्रोल जलाते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं उन सब में कोई ना कोई टैक्स इंक्लूडेड है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है। अब डायरेक्टली तो आप गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहे, पर इनडायरेक्टली आपको पता भी नहीं है कि आप गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा गया? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसकी पहुंच हर एक इंसान तक है जो किसी भी तरीके की कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है या रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है और हमें पता भी होना चाहिए ताकि हम टैक्स को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए सबसे पहले जो बोर्ड बनाया गया उसका नाम है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। क्योंकि हर काम गवर्नमेंट खुद तो नहीं करेगी ना, या फिर मोदी जी खुद जाके तो सारे काम नहीं करेंगे। तो हर चीज के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है CBDT। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है CBDT, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है, और डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये करता है। अब बात आई CBIC, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स को गवर्न करता है। इनडायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम बनाया गया है। पहले इसका नाम किसी टाइम पे CBEC हुआ करता था, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम हुआ करता था जब एक्साइज और सर्विस टैक्स चलता था।
बट जीएसटी के आने के बाद इसका नाम कर दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम बात करें इसमें बेटा, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि इस टैक्स के अंदर पेयर एंड जो बर्डन है ये सेम पर्सन पे होता है। दैट मीन्स पे करने वाला पर्सन और बर्डन लेने वाला पर्सन ये दोनों एक ही बंदा होता है। आप पे टैक्स लग रहा है मतलब कि आप गवर्नमेंट को पे करेंगे और वो आपकी ही पॉकेट से जा रहा है, आप उसको किसी से रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए हम कहेंगे कि बर्डन भी आपके ऊपर ही है। अब आप कहेंगे सर टैक्स मेरा है तो बर्डन तो मेरे ऊपर ही होगा। नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर कोई और होता है और जबकि जो बर्डन होता है वो किसी और पे होता है। कैसे? पेयर कौन होगा? शॉपकीपर होगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरर होगा, ठीक है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर होगा। पर जो बर्डन है वो कौन होगा? वो तो कंज्यूमर होगा, कस्टमर होगा। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका? ये देखिए, आपने मार्केट से एक पेन परचेज किया, उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है, क्या वो जीएसटी आप गवर्नमेंट को देंगे? नहीं, आप तो शॉपकीपर को दे देंगे पूरा पैसा और आप वहां से आ जाएंगे। अब शॉपकीपर उस जीएसटी को गवर्नमेंट को जमा करवाएगा, तो गवर्नमेंट को देने वाला कौन है? शॉपकीपर है। बट क्या उसने अपनी पॉकेट से दिया? नहीं, उसने आपसे लेके दिया, इसलिए ये आपके ऊपर क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। समझ गए? तो जो टैक्स आपके ऊपर डायरेक्टली लग रहा है उसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट टैक्स, और जो टैक्स आपके ऊपर इनडायरेक्टली लग रहा है मतलब कोई और पर्सन आपसे लेके फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा रहा है, तो हम उसे क्या कह रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे हैं। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है? तो ये दोनों डिफरेंट पर्सन होते हैं, ठीक है? ओके, आगे देख लेते हैं सर और क्या डिफरेंस है। तो और डिफरेंस की अगर बात आती है तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो बनाया गया है वो क्या है? प्रोग्रेसिव नेचर में है। प्रोग्रेसिव नेचर है। क्या मतलब होता है प्रोग्रेसिव नेचर का? प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ेगा। मतलब जितनी जिसकी इनकम उतना ज्यादा उसका टैक्स। अगर कोई 5 लाख रुपए कमाता है तो मान लीजिए उसको कोई टैक्स नहीं देना या फिर नॉमिनल टैक्स देना है। कोई 8 लाख कमाता है तो उसको ज्यादा रेट से देना है, फिर कोई 10 लाख कमाता है उसको और ज्यादा रेट से देना है, मतलब स्लैब के हिसाब से चलता है, ठीक है? तो जितनी जिसकी इनकम उतना उसका टैक्स। ज्यादा इनकम तो ज्यादा टैक्स, कम इनकम तो कम टैक्स, तो इसलिए इसको बोला गया प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है? जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसको बोला गया है रिग्रेसिव नेचर। रिग्रेसिव का मतलब कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो भी ये आप पे सेम लगेगा, अगर ये आपकी इनकम कम है तो भी आप पे सेम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से कुछ परचेज करने जाते हैं, सपोज एक पानी की बोतल परचेज करने जाते हैं, तो उस पे जो टैक्स है वो उतना ही रहेगा। 5% है तो 5% रहेगा, 12% है तो 12% रहेगा, चाहे वो बोतल आप परचेज करें चाहे वो बोतल अंबानी परचेज करें। तो इट डजेंट मैटर कि आपकी इनकम कितनी है, आप कौन है, वो टैक्स उतना ही लगता है, इसलिए उसे बोला गया है रिग्रेसिव इन नेचर। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है इनकम टैक्स। दूसरा हम लिख सकते हैं एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि सिक्योरिटीज के लेन देन पे लगता है। जब आप शेयर्स में डीलिंग करते हैं तो एसटीटी आप पे चार्ज होता है, ठीक है? ये भी डायरेक्टली आपकी तरफ से ही गवर्नमेंट को जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहा दिया जाता है? एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स बोल दिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, उसके हम एग्जांपल पे जाएं तो सबसे बड़ा एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है? और दूसरा आप लिख सकते हैं कस्टम, कस्टम ड्यूटी,
ठीक है, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो होती है उसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं, वो यहाँ पे इंक्लूड होगी। तो इसका मतलब जब जब आप डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तब तब आप इनकम टैक्स और एसटीटी की बातें कर रहे होंगे, और जब आप इनडायरेक्ट टैक्स का नाम लेंगे इसका मतलब आप जीएसटी और कस्टम की बातें कर रहे हैं। ओके, क्लियर है यहां तक? ओके, अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सीएमए इंटर के अंदर बेटा 2 पेपर बनाए गए हैं, एक ग्रुप 1 में है और एक ग्रुप 2 में है। जो डायरेक्ट टैक्स है ये हमारा ग्रुप 1 में कवर किया गया है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारा ग्रुप 2 में कवर किया गया है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 1 पेपर नंबर 7। हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 1 पेपर नंबर 7। इसलिए हम जितनी भी बातें करेंगे हमारी क्लास में वो किसके रिगार्डिंग करेंगे, वो हम करेंगे डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, और ये आपका ग्रुप टेप 2 में है जिसकी आपकी अलग से क्लास होगी। ओके, तो अब यहां से अभी तक जो था वो बेसिक्स था, अब यहां से हमारा इनकम टैक्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एसटीटी तो बीच में आएगा कुछ चैप्टर में, वहां पे आपको लिंक दे दिया जाएगा, आपको समझा दूंगा मैं कि क्या उसका रिलेवेंस है और क्या वो होता है। तो हमें डिटेल में क्या पढ़ना है बेटा, यहाँ पे हमें पढ़ना है इनकम टैक्स। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगर हम इनकम टैक्स के ऊपर जाएं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स लगाता कौन है। गवर्नमेंट, आप कहेंगे सर गवर्नमेंट लगाती है, बिल्कुल एग्री है आपकी बात से, बट कौन सी गवर्नमेंट लगाती है? इंडिया में 2 तरीके की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो पूरे इंडिया के लिए रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है या काम करती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेट्स के लिए काम करती है और रूल बनाती है। ठीक है, इंडिया में कुछ काम सेंट्रल लेवल पे होते हैं और कुछ काम स्टेट लेवल पे होते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो इनकम टैक्स लग रहा है वो कौन से हिस्से में कवर होता है, मतलब वो किसके हिस्से में आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में आता है या वो स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में आता है, या फिर दोनों मिलकर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास। कहाँ जाना पड़ेगा हमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास। क्यों? क्योंकि उन्हीं ने तो बताया है कि टैक्स लगाना है, तो इसलिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है ये देखिए, उन्होंने अपने आर्टिकल नंबर 246 ऑफ 7th शेड्यूल, आर्टिकल 246 ऑफ 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट बना के दी है कि सब आपको ये एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि कौन सा काम कौन करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट में आपस में कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आर्टिकल 246 ऑफ 7th शेड्यूल में उन्होंने 3 लिस्ट बना के दी, और उस 3 लिस्ट के अंदर उन्होंने काम बांट दिए कि भाई सेंट्रल को करना है ये काम, स्टेट को करने हैं ये काम, और दोनों को मिलकर करने हैं ये काम। ठीक है, तो यहाँ पे काम का बंटवारा किया गया है तीनों गवर्नमेंट के बीच में। क्या बंटवारा है हम वो देखते हैं। सबसे पहले बनाई गई लिस्ट 1 जिसका नाम रखा गया यूनियन लिस्ट। क्या नाम रखा गया जिसका? यूनियन लिस्ट। फर्स्ट जो लिस्ट बनाई गई क्या है? यूनियन लिस्ट। सेकंड जो लिस्ट बनाई गई है अगर हम उसकी बात करें तो उसका नाम रखा गया है स्टेट लिस्ट। ओके, एंड थर्ड जो लिस्ट बनाई गई है उसका नाम क्या रखा गया है? कॉन्करेंट लिस्ट। अब क्या मतलब हुआ इन 3 लिस्ट को बनाने का? तो देखिए यूनियन लिस्ट में जो काम लिखे हुए हैं वो कौन करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। स्टेट लिस्ट में जो काम लिखे हुए हैं वो कौन करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो काम लिखे हुए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलके करेगी। ओके,
तो इस हिसाब से काम का बंटवारा किया गया है। हम ये क्यों जान रहे हैं, हमें क्या मतलब है कि कौन सी गवर्नमेंट को क्या काम दिया गया? बिल्कुल हमें मतलब है, क्योंकि हमें ये जानना है कि इनकम टैक्स कौन लगाता है, तो पहले हमें इन लिस्ट के बारे में जानना जरूरी होगा। अब आप देखिए, जब भी हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो नंबर्स लगाते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ऐसे ही जब ये लिस्ट बनी तो क्या इनमें भी नंबर रहे होंगे? बिल्कुल रहे होंगे। और यहाँ पे उन नंबर को बोला गया है एंट्री। ठीक है, यहाँ पे उन नंबर को क्या नाम दिया गया है बेटा? एंट्री। ठीक है, तो एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट में लिखा गया कि इनकम टैक्स लगाने का जो राइट है वो किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे काम की बात है। क्या लिखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर टू लेवी टैक्स ऑन इनकम। तो इनकम पे टैक्स लगाने का पावर किसको दे दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट यहां पे एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। ठीक है, और ये एंट्री आपको याद रखनी है, एग्जाम में इस पे आपके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट कौन सी है जिसके पास में इनकम टैक्स लगाने का राइट है, तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक सवाल और उठ जाता है, और वो ये खड़ा हो जाता है सवाल कि सब अगर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है तो किसके पास है, या फिर क्या इनकम टैक्स लगता ही नहीं है एग्रीकल्चर पे? तो हम कहेंगे कि दोनों बातों का जवाब यहाँ है। एंट्री नंबर 46 सॉरी, एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट, एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट में बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का राइट किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। यस, पर मेन बात काम की ये है कि अभी के टाइम पे एट प्रेजेंट इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं है। इंडिया में राइट नाउ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है। एट परसेंट एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड। ठीक है, और वो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है जो इंडिया से होती है। अगर बाहर से आप एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं तो वो टैक्सेबल है। हाँ, कुछ टैक्स कैलकुलेशन के लिए इसको जरूर ध्यान में रखा जाता है, वो हम आगे बात करेंगे। बट 8% आपको ये ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर इनकम पे तो इंडिया में फिलहाल टैक्स है नहीं। ठीक है, और बाकी टैक्स लगाने का राइट किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब बताइए बेटा, यहां तक क्लियर है आपके कि इनकम टैक्स होता क्या है, कौन लगाता है? आगे हम इसकी अभी डिटेल में बात करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी एक समरी बना देता हूँ, समरी वापस रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ तक रिवाइज देख लेते हैं अपन, एक साथ पूरे को देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी रहेगी। चलिए देखिए, सबसे पहले बेटा हमने बात करी कि हम पढ़ रहे हैं पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स ऑफ सीएमए इंटर। हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट को कहता है कि आपको पब्लिक के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है और डेवलपमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, पर हमें इसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि नो प्रॉब्लम, अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप टैक्स लगा सकते हैं पब्लिक पे, क्योंकि वो तो पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है, आज कोई नई चीज तो है नहीं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं
साथ ही साथ उनको बोला गया कि आप अदर बिजनेसेस भी कर सकते हैं, वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस कर सकते हैं आप, लीजिंग कर सकते हैं आप, जो लाइसेंस देते हैं, लिकर लाइसेंस है या और चीजों के लाइसेंस है, उनसे इनकम होती है, वो सारी इनकम आपकी है ही। हमने कहा ठीक है। हमारा टॉपिक था टैक्स। हमने टैक्स में आगे पढ़ा कि दो तरीके के टैक्स है इंडियन रेजिमा में। इंडिया में जो टैक्स रेजिमा है उसमें दो तरीके के टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए सीबीडीटी बनाया गया है, जबकि इनडायरेक्ट को चलाने के लिए सीबीआईसी बनाया गया है। डायरेक्ट टैक्स में पे करने वाला पर्सन और बर्डन लेने वाला पर्सन सेम ही होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों पर्सन इसमें सेम है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर पे कोई और करता है और बर्डन किसी और पे होता है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों डिफरेंट पर्सन हैं। याद रहे, यहाँ पे बर्डन हमेशा अल्टीमेट कंज्यूमर पे होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा उसी की जेब से जाना है। डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव इन नेचर कहा गया है, क्योंकि वो इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव इन नेचर कहा गया है, क्योंकि वो सेम रहता है, आपकी इनकम से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डायरेक्ट टैक्स में हम क्या क्या कवर करते हैं? तो डायरेक्ट टैक्स में हम इनकम टैक्स कवर करते हैं और एसटीटी कवर करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में हम जीएसटी और कस्टम ड्यूटी को इंक्लूड करते हैं। कस्टम के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कवर होते हैं। ओके, क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके, आगे हमने बात करा कि जब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स की, जो कि हमारे ग्रुप 1 में पेपर नंबर 7 है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स कौन लगाता है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, या दोनों मिलकर लगाते हैं? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 246 ऑफ 7 शेड्यूल। ठीक है, आर्टिकल 246 ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे हमें पता चला कि गवर्नमेंट के लिए 3 लिस्ट बना के दी रखी है। पहली लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट का नाम है स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। अब फर्स्ट लिस्ट जिसका नाम यूनियन लिस्ट है, उसके एंट्री नंबर 82 में ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहे हैं हम टैक्स लगाने के लिए इनकम के ऊपर, बट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को हम नहीं दे रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर किसको दिया जा रहा है? एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया जा रहा है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने के लिए। हालांकि आज की डेट में अगर आप इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो आपके लिए टैक्स फ्री है, बट अगर आप आउट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर रहे हैं और आप इंडिया के पर्सन हैं तो वो आपके लिए टैक्सेबल है। ओके, तो ये बातें हमने यहां तक कर ली है। यहां तक किसी के कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, अगर आपके बाद में क्लास लेने के बाद में कोई डाउट आता है तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे नंबर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपके पास उसका रिप्लाई आ जाएगा। ओके, चलिए आज बेसिक्स में बेटा इतना ही, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू।